हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपका पीपीएम का पेपर बहुत अच्छा गया क्योंकि फीडबैक जो आया, हाँ इस बार बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ कि आपके सेक्शन ए बी सी ही था बट पेपर के पैटर्न को बदल दिया गया। सेक्शन ए में जहां 20 मार्क्स होता था वहां 10 मार्क्स कर दिया और सेक्शन सी जहां 30 मार्क्स होता था वहां 40 मार्क्स कर दिया। आई गेस कल के इंपॉर्टेंट से जो मुझे अपडेट मिला कि अराउंड 70 मार्क्स 65 टू 70 मार्क्स का पेपर हमें दिखा है पेपर में, राइट। अब और उसके पहले जो 4-5 दिन पहले मैंने दिया था उससे तो सारा ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैच किया है, बट कल के इंपॉर्टेंट से जो अब मुझे अपडेट मिला है वो अराउंड 65 टू 70 मार्क्स का पेपर मैच किया है। ये वीडियो जो है ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर है। 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो जाएगा आपके पास और इसमें हम लोग फिर से अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सम्स करेंगे, ऑलमोस्ट सम्स को ट्राई करेंगे क्लास में कवर करने का और उम्मीद करते हैं कि फिर से पेपर हमारा मैच करेगा जैसे हमारा पीपीएम में किया, उससे ज्यादा बेटर मैच करना चाहिए। होपफुली अगर गुड लक रहा तो आइडेंटिकल सम्स भी मैच आइडेंटिकल हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से वी कैन एक्सपेक्ट 10 मार्क्स क्वेश्चन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम उम्मीद कर सकते हैं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमको इससे मिलेगा। अब 10 मार्क्स में इस पे क्या क्या दे सकता है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा, इट कैन बी 5 मार्क्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स ही रहेगा बट 5 मार्क्स तो श्योर रहेगा। जैसे आपको कुछ एक थ्योरी पूछ सकता है, राइट। आपसे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इस बार मुझे लगता है कि पूछेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो जो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि ये अराउंड 10 मार्क्स पूछना चाहिए एग्जाम में, ये मुझे लगता है। अगर मैं पिछले साल के पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करूं और उस बेसिस पे कैलकुलेशन बनाऊं तो 10 मार्क्स का मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पेपर पूछा जाएगा। आइए अब इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, यहां पर बेसिकली टोटल एसेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड इट्स शेयर होल्डर इक्विटी। एक फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़े थे कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब यहां पर अगर टोटल एसेट दिया लायबिलिटी दिया तो हम कैपिटल निकाल लेंगे, कैपिटल दिया लायबिलिटी दिया तो टोटल एसेट निकाल लेंगे, या कैपिटल और टोटल एसेट दिया तो हम लायबिलिटी निकाल लेंगे। परफेक्ट है। कैपिटल बेसिकली ओनर्स इक्विटी होता है, ओनर्स, ठीक है। ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो हम लोग एक बार देखते हैं, अगर यहां पे कुछ दिखता है तो, राइट। देखो क्या बोल रहा है, यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या निकालना हमें, करना कैसे, देखो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये पहले इक्वेशन लिख दीजिए। ये मेरा कैपिटल है, ये मेरा क्रेडिटर्स है, ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरा एक्सपेंस। अब ध्यान दीजिएगा कैपिटल, अब हम इसको अलग कर देते हैं। कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल प्लस प्रॉफिट, जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस भी कहते हैं। ये दोनों को मिलाकर कैपिटल बनता है जिसको हम शेयर होल्डर्स इक्विटी कह रहे हैं, राइट। तो यहां पर देखिए तो आपका कैपिटल कितना है बेटा, 2 लाख रुपया। रेवेन्यू मतलब सेल्स कितने का हुआ है, 4.5 लाख का, और एक्सपेंसेस कितने का, 1,65,000। तो अगर सेल्स में से खर्चे को माइनस कर दे, एक्सपेंसेस को माइनस कर दे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। परफेक्ट है मेरे भाई, हाँ सर। तो अगर 1.5 लाख है, 4.5 लाख है और 1,65,000 है, डिफरेंस निकालिए तो 2,85,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है और कैपिटल तुम्हारा 2 लाख का है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो टोटल इक्विटी है या टोटल कैपिटल है वो 4,85,000 है ना मेरे भाई, हाँ सर। अब कैपिटल को हम लिख देंगे 4,85,000। लाइबिलिटी, ये क्रेडिटर्स जो है वो लाइबिलिटीज है, दैट इज 50,000।
तो मेरा टोटल एसेट निकल जाएगा। टोटल एसेट इज हाउ मच? 5,35,000 रुपया। अग्री? तो ऐसा एक क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर में। परफेक्ट है मेरे भाई। आप इस पे थ्योरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोनों एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 मार्क्स का थ्योरी, 3 मार्क्स का सम्स, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑनर्स एंड जनरल बोथ, राइट? आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? ये भी 5 मार्क्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग साइकिल। राइट? अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर इज डन व्हिच हैपेंस फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेड इन सेम। देखो बेसिकली होता क्या है, आप याद करो हम लोग करते क्या है, हम लोग पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? रिकॉर्ड करते हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं मेरे भाई? जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद हम क्या करते हैं सर? लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं भाई साहब? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। याद आ रहा है कुछ? ट्रायल बैलेंस के बाद अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा एक नया ट्रायल बैलेंस बनेगा जिसको हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। फिर हम एक क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं और फिर हमारा फाइनल अकाउंट बनता है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही है मेरा अकाउंटिंग साइकिल। अब आप चाहो तो एग्जाम हॉल में छोटा भी कर सकते हो, सिर्फ ये और ये 4 चीज को भी डालकर आप बना सकते हो अकाउंटिंग साइकिल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर थोड़ा वेटेज रहे मार्क्स का, अगर आपको चीजें याद रहे तो आप सब कुछ लिख दीजिए, दिस इज अकाउंटिंग साइकिल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो क्लियर है बेटा? तो अकाउंटिंग से अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कवर कर लिए, अकाउंटिंग साइकिल हम लोग कवर कर लिए। अब आपसे थ्योरी में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है सर व्हाट इज एसेट, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज लायबिलिटी। मत शर्म करो सर, इस तरह के क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में डाल दिए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, ये जो वर्ड है ना एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, इसको सिंपल से मतलब समझो। एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। परफेक्ट बात। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर को आप ऐसे ही समझो, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। जब भी आप कोई खर्च को करते हो और उसका बेनिफिट आपको 1 साल में मिल जाता है, हम उसे एक्सपेंस करते हैं। और जब कोई आप खर्च करते हो और उसका बेनिफिट 1 साल से ऊपर चला जाएगा तो हम उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसीलिए एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसका दूसरा नाम होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप नाउ दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन हाउ टू राइट योर आंसर, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस टॉपिक से 2 चीजें और इंपॉर्टेंट बन जाती है। हम लोग क्या क्या लिखे थे? थ्योरी लिखे थे, कैपिटल रेवेन्यू, अकाउंटिंग इक्वेशन। एक और है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर कैश बेसिस है कि अक्रूवल बेसिस है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट? सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा। कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखो क्या बोला, कैलकुलेट द नेट इनकम ऑफ मिस्टर कुमार फॉर द ईयर 2023 अंडर कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस ये कहता है कि भाई साहब सिर्फ हम उस आइटम को कंसीडर करेंगे। देखो हमको निकालना क्या है बेटा? इनकम निकालना। इनकम का मतलब क्या होता है? नेट इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। परफेक्ट बात। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज योर इनकम। अब जब कैश बेसिस की बात बोलेगा तो बोलेंगे रेवेन्यू वो जो कैश में मिल गया, मिलने वाला है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो पैसा मुझे रियलाइज हो गया हम सिर्फ उसी को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस में हम सिर्फ उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे जहां पर कैश का पेमेंट हो गया, राइट? ये देखो ये मिल गया, बोलना ये अभी तक मिला नहीं है तो कैश बेसिस में नहीं आएगा। फीस रिसीव, चाहे वो एडवांस हो कुछ भी हो, मिल गया ना, बस सर आप ले लीजिए, यानी ये इनकम है, ये इनकम है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? फीस फॉर 2022 रिसीव्ड, सर अभी मिला है, ले लीजिए, इसे ही कहते हैं कैश बेसिस। जब मिला तब लिखो, चाहे वो आज का है कि कल का है कि पीछे का है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जब मिला है तभी लिखना है। क्लियर है मेरे भाई? यस सर।
तो हम रेवेन्यू के नाम पे लिख सकते हैं फीस, सब एडजस्ट कर लो, 50,500 प्लस 3,000 प्लस 2,000 दैट इज 55,500। समझ में आया मेरे भाई? अब एक्सपेंसेस पे चलते हैं। वो पैसा जो मेरे पॉकेट से जा चुका, सर ये जाएगा 8,200, लिख लो यहां पे। सैलरी पेड हो चुका है सर, अभी मैंने कहा एडवांस है, वो कोई मतलब नहीं है, 1,200। 2022 का पे हुआ है, लिख लो 1,000। रेंट पेड 7,100। आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक हमने पैसा नहीं दिया, हम इसको नहीं लेंगे। रेंट फॉर 2022 दे चुके, लेंगे। टेलीफोन चार्जेस पेड हो चुका, दे दिए, लेंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये है तुम्हारा एक्सपेंस। रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, हमारा नेट इनकम निकल जाएगा एज पर कैश बेसिस। तो कैश बेसिस का सिंपल सा लॉजिक है, वो मनी जो हमको रिसीव्ड हो चुका, चाहे वो आज का है, कल का है, पीछे का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेनेवर रिसीव्ड इन दैट ईयर वी विल अकाउंट। एक्सपेंस के लिए भी सेम, व्हेनेवर पेड इन दैट पर्टिकुलर ईयर वी विल अकाउंट। बट इफ आई टॉक अबाउट अक्रूवल बेसिस, यहां थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज होता है। अक्रूवल बेसिस कहता है कि भाई साहब आप उसको लिखोगे जो मेरे इस साल का है। क्या बोला जी सर मैंने? वो जो आपके इस साल का है। आइए, तो अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? सर हम इसको ले लेंगे 50,500। हाँ सर इस साल का है। फीस अर्न हुआ बट नॉट रिसीव, सर कमा लिए लेकिन मिला नहीं है। अक्रूवल कहता है कि भैया पैसा से हमको कोई मतलब नहीं, आपको कमाई से मतलब है, वो इस साल का होना चाहिए। सर ये इनकम इस साल का है, हम इसको कंसीडर करेंगे। परफेक्ट बात। एडवांस में रिसीव हुआ है, वो इस साल का नहीं है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 2022 का पिछले साल का है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। तो हमारा टोटल इनकम कितना हो गया? 55,000। अब आइए एक्सपेंसेस में। स्टाफ सैलरी पेड 8,200 ले लेंगे भाई साहब, राइट? पेड इन एडवांस, एडवांस है, इस साल का नहीं है, हम नहीं लेंगे। पिछले साल का 2022 का पेड है, नहीं लेंगे। रेंट पेड 7,100 ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग इस साल का है, पेमेंट नहीं हुआ, हमको पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। रेंट फॉर 2022 नहीं लेंगे। टेलीफोन चार्जेस 1,600 रुपया ले लेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अक्रूवल बेसिस कहता है कि आपको इस साल के एक्सपेंस और इनकम को अकाउंटिंग करना है, वेदर पेड और नॉट पेड, राइट? इफ एनीथिंग इज पेड इन एडवांस दैट मींस इट इज नॉट फॉर करंट ईयर, इट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। इफ इट इज एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट वी विल बिकॉज वो इस साल का, हम इस साल कंसीडर कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? देख लीजिए एक बार। ओके डन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने जो आता है वो है कन्वर्सन ऑफ कैश बेसिस टू अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस पे हम कैसे जाएंगे, ठीक है? उस पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्टेट द नेम ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन अप्लाइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल भी आया था और मुझे लगता है कि इस साल भी आ सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। मालिक अगर कोई पैसा निकाल रहा है, हम उसको लिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कौन सा कंसेप्ट बोलता है? ये कहता है सेपरेट एंटिटी। कौन सा कंसेप्ट है बेटा? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया बिजनेस और मालिक दो अलग अलग चीजें हैं। तो अगर मालिक कोई भी पैसा डालेगा या निकालेगा, वो उसके लिए अलग ट्रीट होगा, इसीलिए वो सेपरेट एंटिटी कहलाता है, राइट? डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, तो भैया आप प्रॉफिट क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं? तो भैया उस कंसेप्ट को कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। इनकम को एक्सपेंस से कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। परफेक्ट बात। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेटर। मुझे डाउट है कि कुछ पैसा मेरा डूब जाएगा, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? भैया सर डाउट है कि डूब जाएगा, डूबा तो नहीं, आप ये कह सकते हो सर जो डूब जाएगा वो तो मेरा एक्सपेंस या लॉस हो गया, बट एक डाउट है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे डर है। इससे हम कहते हैं कंजर्वेटिव कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट कहते हैं बेटा? कंजर्वेटिव कंसेप्ट। हम संकोचवादी बन जाएंगे लाइफ में, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे।
लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम को हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आर यू क्लियर विद दिस? ये क्या है, प्रोविजन जो बना रहे वो डेटर्स पे, डेटर कल पैसा मेरा डुबा सकता है, फ्यूचर में लॉस हो सकता है, हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट? लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। किसी चीज को दो हिस्से में डिवाइड करना, नॉन करंट और करंट, कौन सा कंसेप्ट है ये बेटा, जल्दी से बताइए। तो लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट, इसे हम कहते हैं टाइम हॉरिजन कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट कहते हैं बेटा? टाइम हॉरिजन कंसेप्ट। मतलब टाइम बेसिस पे, 12 महीने के टाइम पीरियड के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइम हॉरिजन कंसेप्ट, राइट? परफेक्ट है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट एज अ फुट नोट। बैलेंस शीट में फुट नोट दिखा देंगे। ये कौन सा कंसेप्ट है बेटा, जल्दी से देखकर बताइए। ओके, तो फुट नोट में दिखा देना मतलब हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, इसको कहते हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। 5 मार्क्स के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जाम हॉल में ये दिख जाएगा, राइट? तो 5 मार्क्स के लिए कन्वेंशन कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाने का चांसेस बहुत हाई है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्री। अगेन इन्वेंट्री से वी कैन एक्सपेक्ट 10 मार्क्स क्वेश्चन अगेन। लास्ट ईयर भी 10 मार्क्स के लिए आया था, जिसमें बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था। तुम्हारा किस्मत, जिसका भी था किस्मत वो अच्छा था पिछले साल, जो बच्चे एग्जाम दिए। बट इस साल हम इन्वेंट्री से कुछ अच्छा क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं। पिछले साल प्रोविजन गंदा आया था, तो इस साल प्रोविजन हम अच्छा उम्मीद करते हैं। सेम वे इन्वेंट्री पिछले साल बहुत इजी आया था, तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाकर क्वेश्चन देगा। पिछले बार का पेपर में इन्वेंट्री क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए तो नहीं बनता भाई साहब, वो तो मुझे 2-3 मार्क्स के लिए लग रहा था। एनीवेज, आइए, इन्वेंट्री में कोई कोई टीचर्स लीफो फीफो पढ़ा रहे, बट अगर आप सिलेबस को देखिएगा तो लीफो फीफो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट? इन्वेंट्री में 2 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिकॉन्सिलेशन एंड असर्टेनमेंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक को रिकॉन्साइल करके सही करना, मतलब ठीक करना अगर कुछ गड़बड़ी है तो, और अगर आपको पता नहीं है, आप स्टॉक टेकिंग कर रहे हो, तो आप उसके वैल्यूज को पता करो। तो हम उस पे दोनों पे सम्स करेंगे, राइट? क्या बोला? मैन्युफैक्चरर कुड नॉट अरेंज फॉर वैल्यूएशन ऑन द क्लोजिंग डेट, बट द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज टेकन ऑन 7th अप्रैल। अब समझना होता क्या है बेटा, हम अपना क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को निकालना पड़ता है, सबको पता है। अब ऐसा होता है कि 31 मार्च को हम सारा चीज को या सारा स्टॉक हम पता नहीं कर पाते, तो हम करते क्या है कि हम 31, अब हम दुकान बंद करके तो काम नहीं कर सकते, कि दुकान चलते रहेगा, तो हम स्टॉक को असर्टेन करने जब बैठते हैं 31 मार्च को, तो इट टेक्स टाइम, और वो करते 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 लेट से 7 दिन लग गया। 7th अप्रैल को आपने पता किया। नाउ यू कैन नॉट से 7th अप्रैल को आपका जो स्टॉक है वही 31 मार्च को स्टॉक है। नो, इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? सर इस 7 दिन के अंदर में हमने कुछ खरीदा भी होगा, कुछ बेचा भी होगा, अग्री करते हो? तो ये जो खरीदे और बेचे हो ना, उसको एडजस्ट कर दो, तो आपको 31 मार्च का डेट पता चल जाएगा। अब समझिएगा, अगर मैं ऐसे कहूं कि मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं 1 अप्रैल से लेकर 7th अप्रैल तक, कहां से कहां तक? 1 अप्रैल से लेकर 7th अप्रैल तक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेस होता है, सेल्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है ना भाई साहब? जैसे आप 1 अप्रैल से 31 मार्च बनाते हो, मैं आज 1 अप्रैल से 7 अप्रैल बना रहा हूं। और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, लाइक फ्रेट, वेजेस, जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम पर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये 1 अप्रैल का डेटा है? हाँ सर। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 7 अप्रैल का डेटा है? हाँ सर। परचेज जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का डेटा है? यस सर। सेल्स जो है वो अगेन 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का डेटा है? हाँ सर। और डायरेक्ट एक्सपेंस भी 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का डेटा है, और इसी के बेसिस पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल जाएगा जो उस एक पर्टिकुलर वीक का है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आप समझने की कोशिश करो, आप 1 अप्रैल से 31 मार्च निकालते तो इसको आप 1 अप्रैल लिखते, उसको 31 मार्च। आज मैं 1 अप्रैल से 7 अप्रैल निकाल रहा हूं। अब इसी को देखकर हम अपने सम्स को बनाने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन।
परचेस कितने का हुआ? फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल, मतलब एक हफ्ते में ये डेटा हुआ। परचेस कितने का हुआ? 30,000 का। सेल्स कितने का हुआ? 54,000। फ्रेट 4,000। वेजेस 6,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। परफेक्ट, यहां तक बन गया। और ये जो स्टॉक है ये 7 अप्रैल का है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। बाई क्लोजिंग स्टॉक 35,000। पक्का ना? अभी क्या बोला कि जो रेट ऑफ जीपी है वो 20% ऑन कॉस्ट है। तो बेटा हम लोग पढ़े हैं, हम कई बार पढ़ाए हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। 20% कॉस्ट पे है, मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट है। तो सेल्स पे जब जाओगे तो क्या बन जाएगा? 1/6। सेल्स है 54, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 54 का 1/6 कितना हो गया? 9,000 रुपीज। बैलेंस करोगे तो यहां पर एक स्टॉक आएगा जिसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। अग्री? ये वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू कौन से डेट पे आ रहा है बेटा? 1 अप्रैल को आ रहा है। अच्छा मेरे भाई, जो चीज 1 अप्रैल को वही चीज तो 31 मार्च को होगा ना? हाँ या ना रे बाबा? पूछा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। इस पूरे प्रोसेस को हम स्टॉक टेकिंग कहते हैं। चलिए, तो इस तरह का आप एक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। ये तो आप खुद से कर लीजिएगा, मैं इसे थोड़ा भारी सम्स करा देता हूं। सेम लॉजिक पे सम्स है। हालांकि यहाँ पे फायर ऑकर्ड है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपसे फायर ऑकर्ड दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। आप उसको नॉर्मल सम्स की तरह ही ट्रीट करिए, जैसे अभी हमने स्टॉक टेकिंग किया था, वही चीजें करनी है। नेक्स्ट, नंबर 4 पे आइए। The value of physical stock was verified on 4 अप्रैल 2022 at 85,000. Determine the value of closing stock as on 31st March for balancing purpose, given that the following transaction took place between this and this. देखो क्या बोल रहा है, स्टॉक आप वेरीफाई कर रहे कब? 4 अप्रैल को। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना ही भूल गया। बोलो क्या? सर ये इसका हेडिंग तो कुछ दीजिएगा ना। इसका हेडिंग आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? अब आइए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। 4 अप्रैल का, यानी हमको जो डेटा दिया हुआ 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक का डेटा दिया हुआ। तो 4 अप्रैल को जो स्टॉक है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। कितना है बेटा मेरे भाई? 85,000। यस सर। परचेस कितने का हुआ है? 2500। बट ऑफ दिस गुड्स वर्थ 400 वाज नॉट रिसीव्ड टिल 4/4। अच्छा, इसका क्या करना है बताइए ना बेटा? बोलो, सोचो सोचो, जल्दी सोचो। 400 रुपया को क्या करना है? कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि बेटा ये 4 आप परचेस तो 2500 का किए, 400 का गुड्स नहीं आया, राइट? क्योंकि ये 400 का गुड्स नहीं आया तो फिजिकल स्टॉक में ये 400 होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, 400 का गुड्स नहीं दिख रहा है, यानी ये फिजिकल स्टॉक के अंदर 400 का गुड्स नहीं होगा। अग्री? लेकिन परचेस तो हुआ है ना मेरे भाई। तो परचेस हुआ है तो क्या करेंगे? टू परचेस कितना? 2500 रुपया। बोलो ना यस और नो। टू परचेस कितना? 2500 रुपया होगा। तो परचेस कितने का है? 2500। 400 का गुड्स अभी तक आपको नहीं मिला। सिंपली इस 400 को यहां से निकाल के बाहर कर दीजिए। कितना हो गया मेरे भाई? 2100 रुपया, राइट? गुड्स नॉट येट रिसीव। नेक्स्ट आएंगे, सेल्स कितने का हुआ? 8,000 रुपए का। सेल्स आप लिख दीजिए यहाँ पे 8,000 रुपया। अर्थमेटिकल एरर इन स्टॉक सी रिजल्टेड इन ओवर वैल्यूएशन ऑफ 700 रुपया, ज्यादा दिखा दिया गया है, राइट? तो
ओवर वैल्यूएशन हुआ यानी आप इसको कम कर देंगे, तो आप यहां से माइनस कर दीजिए ओवर वैल्यूएशन, कितना रुपया बेटा 700 रुपया। रेट ऑफ जीपी कितना है 25% ऑन सेल्स, ऑलरेडी दे दिया सेल्स के ऊपर 25%, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर 25%, दैट इज 2000 रुपया। बैलेंस करेंगे स्टॉक आएगा जिसे हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। बोलो ना जी, ये ओपनिंग स्टॉक कौन से डेट का है सर? 1 अप्रैल का है, और हमको चाहिए कब का? एज ऑन 31 मार्च। जो चीज 1 अप्रैल का वही 31 मार्च का। अब आप चाहो तो ट्रेडिंग से बनाओ, आप चाहो तो स्टेटमेंट वाइज बनाओ, तुम्हारा चॉइस, तुम्हारा तरीका, सम्स का आंसर आना चाहिए। बट हाँ, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो जरूर से याद रखिएगा ऊपर आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट लिखना होगा। यस और नो बेटा? क्लियर है मेरी भाई? पक्का पक्का? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।